एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, बात करेंगे आज के वीडियो में। बैंक्स को जानना और समझना ऑन द होल मुझे लगता है कि एक अपने आप में ही जर्नी होती है। अलग अलग लोग आपको इस जर्नी के अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। कुछ लोग होंगे जो किसी बैंक में अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि वहां उनकी जान पहचान का या घर का कोई जॉब करता है। कुछ लोगों को वो सेलिब्रिटी पसंद आता है जो उस बैंक का ऐड करता है, या बैंक का लोगो पसंद आता है, तो वो वहां अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन अगर आप बैंक का बिजनेस समझेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे और शेयर मार्केट के नजरिए से बैंक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन। और फिर खबर आ जाती है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने के बाद ये बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में शुमार हो जाएगा। तो यहाँ दो सवाल एकदम से आ जाना चाहिए दिमाग में। सबसे पहला तो ये कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? और दूसरा सवाल ये कि अगर अलग अलग हैं भी तो इन्हें मर्ज करने की अब जरूरत क्या आ गई? तो ओवर टू अभिषेक, एक सिंपल लैंग्वेज में अभिषेक बताने वाले हैं सबसे पहले तो कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में क्या फर्क है, और फिर इसके बाद मर्ज की और मर्जर की और बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि एच डी एफ सी बैंक थे क्या। अब तो मर्ज होके एक एंटिटी बन गया एच डी एफ सी बैंक। पहले एच डी एफ सी एक अलग एंटिटी थी, एक अलग कंपनी थी। एच डी एफ सी बैंक एक अलग कंपनी थी। एच डी एफ सी जो थी वो एन बी एफ सी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थी। और एच डी एफ सी बैंक थी वो बैंक थी। अब ये एन बी एफ सी और बैंक क्या होते हैं? सबसे पहला बैंक वही होता है जैसे कि जो आप हम जानते हैं कि हम जहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, सिंपल भाषा में समझे कि जहाँ पे हम अकाउंट खोलते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे सेविंग अकाउंट हुआ, करंट अकाउंट हुआ, या दूसरा कुछ अकाउंट हुआ, आरडी अकाउंट हुआ, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और जहाँ से हम पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सिंपल टर्म में होता है बैंक का काम। जो डिपॉजिट ले भी सके और जो आपके पैसे आपको दे भी सके, वो बैंक का काम होता है। एनबीएफसी का काम होता है कि एनबीएफसी लोगों के डिपॉजिट नहीं ले सकती, बेसिक सिंपल भाषा में। टेक्निकली देखे तो थोड़ा अलग डिफरेंस होगा, पर हम नॉर्मल भाषा में समझे। एनबीएफसी लोगों के डिपॉजिट अपने पास नहीं रख सकती है। जो सेविंग अकाउंट हुआ, आप जैसे एचडीएफसी बैंक में जाते थे, अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते थे और उस अकाउंट में आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते थे। बट एचडीएफसी में आप अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते थे। एचडीएफसी केवल लोन देती थी, हाउसिंग लोन देती थी। एचडीएफसी की शुरुआत ऐसी हुई थी कि ये सब एक एचडीएफसी का फुल फॉर्म देखे तो ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यानी सबसे पहले इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट की वो लोन देने से। जो होम लोन होते हैं उसके लिए आपको लोन दिया करते थे एचडीएफसी। फिर उन्होंने एचडीएफसी बैंक स्टार्ट की और ये दोनों अलग अलग एक कंपनी चल रही थी। इसके अलावा इनकी कई सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी की, जैसे एचडीएफसी एमसी हो गया, एचडीएफसी अर्गो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये दो अलग अलग कंपनी थी। एक एचडीएफसी थी जो एनबीएफसी थी, जो कि लोन बांटती थी। तो दूसरी एचडीएफसी बैंक थी, जो बैंकिंग का, जो नॉर्मल बैंक का, जो हम और आप जो बैंक का मतलब समझते हैं, वो ये काम करती थी। अब ये दोनों बैंकें मर्ज हो गई है। अब मर्ज क्यों हुई है, क्या बेनिफिट है, इस पे पहले आए। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहता हूँ कि इन दोनों के प्रॉफिट कितने थे, क्या थे। जो आपको लाइट एक एक ब्लू कलर में दिख रहा है वो एच डी एफ सी के नंबर है, ये फाइनेंशियल 23 के। एच डी एफ सी लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट था वो था 16,239 करोड़ रुपए। और जो एच डी एफ सी बैंक का जो लास्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो था 44,000 करोड़ का। उसके बाद असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कितनी इनकी असेट्स थी, यानी कितने के लोन दे रखे थे इन्होंने, या कितने इनके पास डिपॉजिट थे, या अलग अलग असेट जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो थे। एच डी एफ सी लिमिट का 7.2 था, एच डी एफ सी बैंक का 16.1 था। ब्रांचेस की बात करें तो टोटल 523 ब्रांचेस एच डी एफ सी लिमिटेड की थी, एच डी एफ सी बैंक की 7,821 थी। एम्प्लॉयज की बात करें तो एच डी एफ सी, जैसे कहा कि एनबीएफसी थी, एक छोटी एंटिटी थी जिसके 4,017 एम्प्लॉयज थे। और एच डी एफ सी बैंक के 1,73,000 एम्प्लॉयज थे। अब ये दोनों बैंकें मर्ज हो गई है, यानी अब ये दोनों दो अलग अलग एंटिटी थी। अब ये दोनों एंटिटी आपस में मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी बन चुकी है। अब इस सिंगल एंटिटी की हम बात करें तो ये जो एच डी एफ सी बैंक जो बनी है मर्जर के बाद,
ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक है। सबसे बड़ी बैंक मार्केट कैपिटल वाइज हम देखें, जो सबसे बड़ी बैंक है वो है अमेरिका की जेपी मॉर्गन चेस, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 417 बिलियन डॉलर है। उसके बाद चाइना की बैंक है आईसीबीसी बैंक, जिसकी मार्केट कैप 228 बिलियन डॉलर है। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका, जिसकी मार्केट कैप 227 बिलियन डॉलर। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक का नंबर आता है, जो कंबाइंड एंटिटी बनी है मर्जर के बाद, उसका नंबर आता है, जिसकी मार्केट कैप वन 172 बिलियन डॉलर है। उसके बाद वापस चाइना की बैंक आती है, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, जिसकी मार्केट कैप 169 डॉलर है। इंडियन बैंक्स की बात करें, इंडियन बैंक्स के टर्म में कि कहाँ पे एच डी एफ सी बैंक है, तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें डॉलर के टर्म में, तो ये अब सबसे बड़ी इंडिया की बैंक बन चुकी है। मार्केट कैप इसकी बात करें तो इसकी मार्केट कैप हो गई है 172 बिलियन डॉलर। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का नंबर आता है 80 बिलियन डॉलर। उसके बाद एसबीआई 62, फिर कोटक महिंद्रा, एक्सिस, और फिर बाकी की दूसरी बैंक्स आती है। अगर हम मार्केट में बात करें, जितने मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है, तो उसमें सबसे बड़ी उस अदर कंपनी, जो दूसरी कंपनियां भी दूसरी सेक्टरी कंपनियां हैं, उसमें बात करें तो उसमें कौन सा नंबर आएगा इस कंबाइंड एंटिटी का, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सबसे बड़ी जो कंपनी आज की तारीख में जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैप अगर हम डॉलर के टर्म में बात करें 210 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है। उसके बाद एचडीएफसी का नंबर आएगा, जिसकी मार्केट कैप है 172 बिलियन डॉलर। उसके बाद टीसीएस का नंबर आता है, फिर आईसीआईसीआई, फिर हिंदुस्तान लीवर। तो ये मर्जर के बाद हमने देखा कि कितनी बड़ी एंटिटी बन गई है, दुनिया की चौथी नंबर की सबसे बड़ी बैंक बन गई है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इंडियन कंपनीज की बात करें, सभी सेक्टर के बना के, तो दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है ये, एक एक जो कंबाइंड एंटिटी बनी है एचडीएफसी बैंक। अब हम बात करते हैं कि इनको मर्जर की जरूरत क्यों पड़ी, कि आखिर मर्जर किया क्यों गया है। इसके कई रीजन होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि कस्टमर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। कस्टमर पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो जो मर्जर हुआ है, अ, उसमें अगर आपके पास किसी के भी, अगर सपोज कीजिए एचडीएफसी से आपने लोन लिया हुआ है, होम लोन चल रहा है, अब वो एचडीएफसी बैंक में चला जाएगा, तो बट इस पे आपके इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट आपको एचडीएफसी बैंक से मिल रहा है वो ही चलता रहेगा। शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, अगर आपके पास, अगर आप एचडीएफसी बैंक के, अगर आप कि आपके पास शेयर है, तो आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे। अगर आप 25 शेयर लगते हैं एचडीएफसी के, तो उसके बदले में आपको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे। ये पोस्ट मर्जर हो चुकी है, एक एंटिटी बन चुकी है एचडीएफसी बैंक, तो आपके पास अब एचडीएफसी, जो एचडीएफसी के शेयर होल्डर है उनको एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे। अगर 25 शेयर के बदले में आपको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे। तो उसके बाद जो शेयर होल्डिंग हो जाएगी, जो एचडीएफसी के शेयर होल्डरों की, जो एचडीएफसी बैंक में नई शेयर होल्डिंग होगी वो होगी 41%। अब मर्जर करना क्यों पड़ता है, मर्जर हुआ क्यों है इन दोनों बैंकों का। देख, कई अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले एक एचडीएफसी जो थी, वो एक एनबीएफसी थी। एचडीएफसी बैंक एक बैंक थी। अब मर्जर के बाद एक जो इंटरनल कुछ बेनिफिट होगा, ये एक दूसरे के प्रोडक्ट को अब इजीली क्रॉस सेल कर सकते हैं। जो एचडीएफसी का जो कस्टमर है एचडीएफसी बैंक के, एचडीएफसी अपने लोन्स उनको अब इजीली प्रोवाइड कर सकता है। जो एचडीएफसी बैंक के जो अदर प्रोडक्ट है वो एचडीएफसी के एग्जिस्टिंग कस्टमर को इजीली अब प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, जिस अदर हिसाब से प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताते चलूँ कि अदर प्रोडक्ट्स यानी एच डी एफ सी बैंक आपको पर्सनल लोन दे सकता है, आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है। अगर अभी आप एच डी एफ सी लिमिटेड के कस्टमर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एच डी एफ सी बैंक में अकाउंट भी हो। लेकिन एक, जब ये दोनों एंटिटी एक हो जाएंगी तो आपका एच डी एफ सी बैंक पे फिर अकाउंट भी आपको सेल होगा, आपको क्रेडिट कार्ड भी सेल होगा और आपको पर्सनल लोन भी सेल होगा। होम लोन तो आपके पास ऑलरेडी है ही। तो ये क्रॉस सेलिंग की बात जो अभिषेक कर रहे थे। हाँ। और अभी मैं बताऊं, जो एच डी एफ सी लिमिटेड के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिन्होंने एच डी एफ सी लिमिटेड से बैंक लिया है, वो उसमें से 70% ऐसे कस्टमर है जो एच डी एफ सी बैंक के अभी कस्टमर नहीं है। यानी कि केवल जो एच डी एफ सी लिमिटेड के जो कस्टमर है, सपोज कीजिए किसी 100 लोगों ने अगर एच डी एफ सी लिमिटेड से लोन लिया है, तो 30 लोग ही एच डी एफ सी बैंक के कस्टमर। तो एच डी एफ सी बैंक के लिए भी अपॉर्चुनिटी में हो गई है कि जो बाकी के 70% जो कस्टमर एच डी एफ सी लिमिटेड के हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं एच डी बैंक से, उनको अपने कस्टमर बना सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
तो एक ही क्रॉस सेलिंग हो गई, दोनों के लिए एक बेनिफिट हो गया कि एक कस्टमर बेस मिल गया है। जो एचडीएफसी लिमिटेड के 70% के जो कस्टमर थे, जब एचडीएफसी बैंक के नहीं थे कस्टमर, तो वो एक एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इनको अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए एक कस्टमर का एक बड़ा बेस मिल गया है। दूसरी बात करें कि एचडीएफसी की टर्म में, जैसे बताया कि एचडीएफसी एक एनबीएफसी थी, तो हर एक एनबीएफसी की एक लिमिटेशन होती है। जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करती है, तो कुछ समय बाद जाके क्या होता है कि आप एक जो एनबीएफसी का मॉडल रहता है वो क्या रहता है, वो मार्केट से बोरोइंग करके आपको लोन देती है ना। वो उनके पास, क्योंकि वो डिपॉजिट्स नहीं रख सकते, तो उनको अगर लोन देना है तो मार्केट से बोरो करेंगे वो पैसा और वो आपको लोन देंगे। तो जैसे जैसे अगर आप अपना बिजनेस एक्सपांड करते हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, तो आपको लोन लेने के लिए और ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ती है, क्योंकि इनके पास कोई डिपॉजिट्स है ही नहीं। अब मर्जर के बाद क्या होगा कि एक इनके पास एक काफी अच्छे डिपॉजिट आ गए हैं, जिसको वो आगे मार्केट में आगे दूसरे बोरोकर्स दूसरे लोन दे सकती है। जो इनका इनका एक बेस बढ़ गया है, तो लोन देने की कैपेसिटी अब इसकी बढ़ गई है। आपको अगर ग्रोथ करना है, तो आपको एक जैसे बताया कि एच डी एफ एक एनबीएफसी की एक लिमिटेशन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैंक के साथ मर्ज करना पड़ता है, ताकि आपको जो बैंक की एसेट्स है उसका यूज करके आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकें। दूसरा, जब आप बिजनेस बढ़ाते हैं, अगर बैंक भी अपना बिजनेस बढ़ाती है, कोई भी एनबीएफसी अपना बिजनेस बढ़ाती है, तो उनको मैंने जैसे कहा कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केट से लोन लेना पड़ता है। ये लोन मिलता है कि अलग अलग जिनकी इनकी हर बैंक्स की, हर एनबीएफसी की एक क्रेडिट रेटिंग होती है। उसमें आपकी रेटिंग कितनी है, आपकी जितनी अच्छी रेटिंग होगी, तो आपको उतनी आसानी से और उतने कम ब्याज दरों पे आपको पैसा मिलेगा। अब जो कंबाइंड हुई है, दुनिया की चौथे नंबर की बैंक बन गई है। इसकी एसेट्स काफी अच्छे हैं, जैसे नंबर बताया, नेट प्रॉफिट का अच्छा है, कस्टमर बेस काफी बड़ा है, तो इनकी क्रेडिट रेटिंग पे भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब ये जब मार्केट में अगर जब लोन लेने जाएंगे या जब अपने बॉन्ड इशू करेंगे, तो इनके बॉन्ड पे हो सकता है इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए, या मार्केट से लोन लेते हैं कई दूसरे सोर्स से, तो इनको कम इंटरेस्ट रेट पे इजीली लोन मिल जाए। तो जिस हिसाब आपको एक्सपैंड करना है, तो आपको एक एक बड़े बेस की जरूरत होती है, एक बड़े असेट्स की जरूरत होती है, एक बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन की जरूरत होती है, जो इस मर्जर के बाद हुआ है। तीसरा ये है कि जैसे जैसे हम इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी हम बढ़ रहे हैं, तो हमें काफी बड़ी बैंक्स चाहिए, ऐसी बैंक चाहिए जो एक एक बड़ा अमाउंट लोगों को, इंडस्ट्रीज को लैंड कर सके। हमने देखा कि जितनी भी टॉप बैंक्स थी, जो अभी अगर मर्जर के पहले देखे, तो टॉप 5 में या तो अमेरिकन बैंक थी या चाइना की बैंक थी। इस मर्जर के बाद अब इंडियन बैंक भी है, जो चौथे नंबर की बैंक बन गई, दुनिया में सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो आपके पास एक बड़े पॉकेट हो गया है इस एचडीएफसी के बाद के पास, कि वो अब ज्यादा लोगों को ज्यादा बड़े अमाउंट में लोन दे पाएगी, जो कि किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। एच डी एफ सी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, जो कि अब मर्ज होने वाला है। ऐसे ही एक एनबीएफसी हुआ करता था, और हो सकता है अभी भी हो, मैंने उसे फॉलो नहीं किया। ILNFS, और उसका एक न्यूज़ में भी था, वो स्कैम हुआ, लॉस हुए। उसके बाद अथॉरिटीज ने रेगुलेशंस काफी टाइट कर दिए एनबीएफसी पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से अब एचडीएफसी ने सोचा कि इस एनबीएफसी को बैंक में ही मर्ज करके एक बैंक ही बना लेते हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि एनबीएफसीज पर क्या रेगुलेशंस अथॉरिटीज ने और टाइट किए हैं, और क्या उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पहले से भी अब और ज्यादा आगे बढ़ गया है। अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, और इसके बाद भी अब जैसे ये एक क्विक मर्जर हो गया है, अब इसके बाद और इंडियन जो एनबीएफसी बैंक्स है उनका मर्जर हो सकता है। जैसे अब अभी रिसेंटली जैसे इसका मर्जर हुआ, उसके बाद अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों भी एंटिटी मर्ज होने वाली है, ताकि कि जिस तरह से हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी में जिस तरह की लैंडिंग की डिमांड है, या जिस तरह से बिजनेस एक्सपांड करने की डिमांड है, तो वो फुलफिल कर सके। तो और ऐसे एनबीएफसी और बैंक्स का आगे जाके मर्जर्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये खबर आगे भी और बनी रहेगी। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।